आप सोचते होंगे कि ये आज 7 बजे जिस वक्त करंट अफेयर्स पर सियासतदां एक दूसरे से दस्तों होते हैं, ये मैं क्या हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में दिखा रहा हूँ। और वैसे वो लोग कहते हैं था वो भी बड़ा सनसनीखेज ड्रामा होता है जो आप दिखाते हैं सियासतदानों का, लेकिन अब वो दरअसल ना आप एक्टर चेंज करते हैं ना कोई वो जो इशू चेंज होता है, बस लगता है कि जी वो जो कुछ पार्लियामेंट में होता है। तो फिर हमने सोचा कि रियल ड्रामा और रियल फिल्म दिखाई जाए। और बदकिस्मती से पाकिस्तान और हिंदुस्तानी के गिर्द हम लोग घूमते रहते हैं कि ये भी सियासत की नज़र हो गई है। मैं कोशिश करूँगा कि सियासत की नज़र ना हो। और इंडियन फिल्म एक बार फिर आज से गालिबन शुरू हो चुकी है, महीने 1.5 महीने बंद रही है, उनके खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। लेकिन अच्छी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में अब बेशुमार स्क्रीनें, ये जो हमारे मॉल्स आए शॉपिंग मॉल्स, इनमें एक एक में 4-4 5-5 स्क्रीनें, और फिर मेरे ख्याल कराची लाहौर ये जो खुला है, तो अब पाकिस्तानी सिनेमा को भी जगह मिली, इंडियन सिनेमा को भी मिलती थी। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि ये मैंने कहा ना ये मेरा मैदान ना शोबा, इसीलिए मैंने जहमत दी है शरीक मेज़बान बना लूँ अपनी शीमा किरमानी को। बेसिकली तो आपको इल्म है कि क्लासिकल रक्स में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस हद तक किया, लेकिन ड्रामा भी किया। और ये इनके सामने नहीं कहूँगा कि दिहाइयों से काम ये कर रही हैं नहीं, बिल्कुल कहिए। फिर हमारे साथ वजाहत रऊफ़ हैं। वजाहत तो बेसिकली टीवी के तो आदमी हैं ही, लेकिन इन्होंने फिल्म बनाई, फिर कराची से लाहौर और फिर लाहौर के बाद, और अभी मुझे कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में बड़ी इनकी फिल्मों की पजीराई हुई। तो शायद ये तो कह रहे थे जी पाकिस्तान में भी इस तरह नहीं हुई। और फिर मैंने रहमत दी है लाहौर में उस्मान पीराला साहब को। अब ये तो नहीं कहूँगा कि जी मैं बचपन से इनकी फिल्में देख रहा हूँ, आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं, लेकिन ये मुझे याद है फिल्म जावेद जब्बार ने बनाई थी, और उस्मान, और फिर हमारी वो जो शमीम हिलाली अभी तक बियॉन्ड वो थी। और इन तमाम फिल्मों को चलाने वाले नदीम मड्डीवाला के पास भी मैं पहुंचना चाहता हूं। मैंने कोशिश की थी कि ज़रा महेश भट्ट साहब से मालूम करूं कि जनाब हमारे यहाँ तो बगैर किसी शोर होगा कि आपकी फिल्म आज से शुरू होगी, हंगामा हंगामा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की क्या सूरत हाल है जिसमें फिल्में काटी जा रही हैं। तो मैंने कहा ना कि इसको, और हाँ एक खुशाइन बात यह है कि कहा यह गया कि जी इस साल 2016 में कोई 16 पाकिस्तानी फिल्में लगीं। कामयाब कितनी हुई इस पर तो खैर 6 या 7 8, लेकिन ये अहम बात नहीं है, लेकिन फिल्में आईं। और एक ज़माने में बड़ा ताबलाक दौर होता था। क्या ख्याल है उस्मान भाई से बात शुरू करी जाए, क्योंकि इन्होंने तमाम सर्दो गर्म देखे हैं जी। उस्मान पीराला साहब, आपने बड़ा, मैंने कहा पाकिस्तानी सिनेमा को 4 दहाई तक आते जाते, इंडिया का डोमिनेशन, फिर आते जाते सब कुछ देखा है। और आज आप क्या समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं जी आपके लाहौर में बड़े पुरजोश लोग, कतई इंडियन फिल्म नहीं आए, पाकिस्तानी सिनेमा खड़ा और पनप यूज हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने तो मुकाबला किया, पहले भी मुकाबला हुआ। जी उस्मान। जी मैं मुजाहिद साहब, मुझे तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि हिंदुस्तानी फिल्म पाकिस्तान में दिखाई जाए। इससे एक अच्छी बात कि दोस्ती की फ़िज़ा पैदा होती है, कल्चरल एक्सचेंज है जिसमें स्पोर्ट्स हैं, सिनेमा है, थिएटर है। तो हम चाहते हैं कि ये फ़िज़ा दोस्ताना माहौल में ही रहे और इसमें टेंशन पैदा ना हो, जो कि आजकल हमको महसूस हो रहा है कि हुई है। और मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बॉर्डर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा शिद्दत से इजहार किया गया है वहाँ पे, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी हमारे अदाकार जो हैं वो वहाँ की फिल्मों में काम कर रहे थे, और जाहिर है कि उनको कास्ट इसीलिए किया गया था कि वो उनकी मकबूलियत वहाँ थी, इसलिए उनको कास्ट किया गया था। क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है वो किसी को कि सिफारिश पे किसी को कास्ट नहीं करता। सो लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग मूवीज। तो उन्हीं लोगों को कास्ट किया जाता है जिनकी सोचा जाता है कि हाँ इनके जरिए से काफ़ी पैसा कमाया जाएगा। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि आज इस बहस को हम क्यों लेके बैठे हैं कि हिंदुस्तान का सिनेमा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ, बिकॉज फ्री ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ अभी कि किसके फायदे के लिए हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा जो है वो आए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है दैट आई बीन इन्वॉल्व। कोई 50 साल पुरानी बात नहीं है, चंद साल पहले की बात है कि जब ये डिसाइड किया गया कि हाँ हिंदुस्तानी सिनेमा को स्पेस देनी चाहिए, पाकिस्तान में आए, ताकि हमारे सिनेमा घर जो हैं उसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट शुरू हो और कम से कम जो सिनेमा साइड जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, और उसकी वजह से हमारा जो सिनेमा फिल्म मेकर है वो उसको सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। सो बेसिकली जो टैक्स उठाया गया, देयर इज नो एक्साइज टैक्स ऑन सिनेमा फॉर 10 years ऑलमोस्ट नाउ।
पंजाब में तो अभी भी नहीं है। और ये किसकी भलाई के लिए किया गया? ये स्टेप लिए गए कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल नीस्त और नाबूद हो रही थी, कि वो कहीं पे अपने कदम खड़े जमा ले और वहाँ पे उसकी जो फिल्म है, वो हमारी फिल्म जो है वो वापस डगर पे आ जाए। और उसकी सपोर्ट सिस्टम में अगर हिंदुस्तानी फिल्म आती है तो जाहिर है कि एक सिनेमा घर जाने का एक नया रवायत जो है वो पैदा होगी। अब मसला यहाँ पे ये आता है हजूर, मैं तो एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक मजलूम प्रोड्यूसर हूँ, जो कि पैसा लगाता है, जो डिसाइड करता है कि मैंने क्या बनाना है, स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है और अपनी काविश से वो एक फिल्म को क्रिएट करता है। हम फिल्म को हमेशा कहते हैं दिस इज माई बेबी, ये मेरा बच्चा है जो मैंने बनाया, यू नो। हम उस बच्चे को बना के इन लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं जो आजकल चीख रहे हैं कि हिंदुस्तानी फिल्म आनी चाहिए। वो है डिस्ट्रीब्यूटर और वो है फिल्म सिनेमा घर को चलाने वाले। ये सारे पैसे प्रोड्यूसर के खा जाते हैं या इतने डिले कर देते हैं कि वो बूढ़ा हो जाता है। अभी कई पाकिस्तानी फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है, लेकिन क्या वजूद है कि 8-8 महीने तक पैसे उनको नहीं मिले प्रोड्यूसर को? क्या वजह है कि सिनेमा ओनर जो है वो 8 महीने तक, और या उसको कहता है डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 3 महीने के बाद दूंगा आपको पैसे? किस लिए भाई? ये उस्मान भाई, ये मौजूद ऐसा आया है, ये आप कैश में लोग टिकट खरीद रहे हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ऐसा मौजूद रखा है कि पता नहीं नदीम मांडीवाला ये बात सुन रहे हैं या नहीं। अगर उनका कनेक्ट नहीं होगा तो मेरा नहीं सुने, मैं कहता हूँ अवाम सुने, पीपल शुड नो एंड अंडरस्टैंड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गला किस तरह दबाया जा रहा है। नहीं, मैं इसका तो बराह रास्त जवाब दें। और मतलब मेरी ये बहस नहीं है, मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडियन सिनेमा कमिंग टू पाकिस्तान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट। तो आपके साथ भी हुआ जो उस्मान बता रहे हैं कि हमारी बेबी, हमने पैसा लगाया, ये करा, फिर हम इंतजार करते रहते हैं, क्या होता है? मैं बड़ा लकी रहा, जो मैंने पहली फिल्म बनाई कराची से लाहौर, उसके मुझे टाइम पे पैसे मिले, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो रिश्तेदार थे आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कोई रिश्तेदार नहीं। उस्मान जी को कर, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की थी जब हम साइन कर रहे थे कि मुझे जब भी मिले मैं आपको इतने टाइम में दे दूंगा। अच्छा। इस वजह से मुझे मिली तो मैंने दूसरी फौरन बना ली। 2 साल में 2 फिल्में बना पाया हूँ मैं। अच्छा। तो आई वाज आई थिंक वन ऑफ द लकी वंस जिनको मिल गया, लेकिन उस्मान भाई सही कह रहे हैं कि 90% को नहीं मिलता टाइम पे। अच्छा। तो दूसरी कैसे बनाएंगे, वो तीसरी कैसे बनाएंगे? ठीक है। अब दूसरी अभी भी सिनेमाज में है तो उसका नहीं कहा जा सकता कुछ, बट उम्मीद मेरी यही है कि टाइमली पेमेंट्स होगी ताकि तीसरी बनाए फिल्म, वरना तो आप मार देंगे, मतलब है फिर हम टीवी करेंगे, फिल्म नहीं करेंगे अगर ऐसे हमें पेमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, ये मैंने उस्मान से और आपसे बात हो रही, शीमा बल्कि आप ज्यादा बात कर लीजिएगा। महेश भट्ट साहब को हमने जहमत दी है और आप उनको, उस्मान साहब, महेश भट्ट साहब आप किसी तारों को मताज नहीं, मेरे ख्याल है जितना हिंदुस्तानी सियासत मैं जानता हूँ महेश साहब पाकिस्तान में चल सुना है। महेश भट्ट साहब नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे, हमारे साथ उस्मान पीरजादा भी हैं और यहाँ जो नई फिल्म बना रहे हैं हमारे वजाहत रऊफ भी हैं और शीमा किरमानी भी मौजूद हैं और ये गुफ्तगू करेंगे। बट साहब, हमारे यहाँ आज आपका सिनेमा दोबारा, यानी इंडियन फिल्म। हेलो उस्मान, हेलो टू एवरीवन। अच्छा, हाँ वही आप ठीक हैं जी? ये मैं वेरी वेल महेश साहब, मैं किसी में महेश भट्ट साहब यानी प्रेजुडिस यानी तासुब होकर नहीं कह रहा। आज आपकी इंडियन फिल्म सिनेमा दोबारा लगा, कोई शोर होगा नहीं हुआ, हालांकि माशाल्लाह यहाँ कुछ कमी नहीं है इंटरनेशनली। लेकिन मैं ये देख रहा था अभी, मेरे बल्कि वो अखबार में लेके आया था कि हमारे बेचारे किंग खान शाहरुख खान राज ठाकरे के सामने गर्दन झुकाए खड़े थे और उनके सामने ये इकरार कर रहे थे कि हम पाकिस्तानी, हम अपने प्रोजेक्ट में अब किसी पाकिस्तानी एक्टर को नहीं लेंगे। तो हम तो अपने ही बड़े कह रहे थे कि लगता है मामला उसके ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो क्या ये अमूमी सूरत, यानी सिर्फ ये शाहरुख खान के लिए हुआ है या मजमूई सूरत हाल ऐसी है कि आपका सिनेमा इतना यरगमाली हो गया है कि वो कहते हैं कि इन अदाकारों को न लो, अगर लो तो इतना काट दो? जी बट सॉरी महेश साहब, मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है इस तरह। देखिए, एक तो मैं अपना मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एग्जीबिशन सेक्टर के जो लीडर्स है कि उन्होंने ये सस्पेंशन का जो ऑर्डर है उन्होंने रिवोक किया और हमारी हिंदुस्तानी फिल्में दोबारा पाकिस्तान में दिखाई जाएंगी। इसके लिए हमने सब मिलकर बहुत मेहनत की थी। 2003 में जब हम आए थे इस गाला फिल्म फेस्टिवल, तब एक सप्ताह देखा था जो मुकम्मल हुआ था और एक एक ईंट रख के हमने ये रास्ता बनाया था, ये ब्रिज बनाया था। और ये अचानक ये क्या हो गया, ये हम तो बिल्कुल देखते ही रह गए बिल्कुल, और बहुत गहरी लाचारी का एहसास हुआ, क्योंकि जब आप अपना
एक सपना आपकी आंखों के सामने टूटते हुए देखते हैं तो और आसपास कोई सपोर्ट नहीं करता तो आप लाचारी का एहसास जो है आपको घेरता है। हाँ, शायद मैं एक इकलौता शख्स हूँ जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बिजनेस डिसीजन की वजह से हम इस वक्त एक ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने पॉलिटिकल एड्स के लिए आपसे वो करवा रहे हैं जो बहुत ही रिग्रेसिव है, जो काउंटर प्रोडक्टिव है फॉर इंडस्ट्री जो जिसकी एक ग्लोबल प्रेजेंस है। और हाँ, ये फैक्ट है कि हम भी शर्मिंदा होते हैं जब हमारे देखिए जब आप करण जौहर साहब गए थे और उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी थी तो मैं जानता हूं कि प्राइवेटली उनसे क्या बीती थी और पब्लिकली उन्होंने क्या कहा था। एक प्राइवेट पॉस्चर होता है, एक प्राइवेट रियलिटी होती है और एक पब्लिक पॉस्चर होता है। तो लाचार होके ही एक बिजनेसमैन जो होता है जिसके ऊपर पैसा के प्रेशर होता है, क्योंकि अकेला प्रोड्यूसर तो है नहीं करण या कोई भट्ट साहब, हम तो ये समझते थे कि शीमा आमतौर पर शिकायत करती थी कि उनको बड़ा मुश्किल होती है क्लासिकल रक्स दिखाने में यहाँ पर, तो भट्ट साहब की आपने मुश्किल देखी, क्या क्या कहेंगे, शेयर करें। जी देखिए मुजाहिद साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि जो बहुत अच्छी चीज़ हुई थी पाकिस्तान में पिछले सालों में वो ये कि एक सिनेमा गोइंग ऑडियंस बन गया था। हाँ, और सिनेमाज दोबारा से बनने लगे थे कि देखिए ना, हम लोगों ने अपनी जिंदगियों में देखा कि हम लोगों के बचपन में कितने सिनेमा हॉल्स होते थे, किस तरह ढाए गए, कैसे खत्म कर दिया गया पूरा वो सिलसिला, वो ट्रेडिशन ही खत्म हो गया पाकिस्तान में सिनेमा देखने का। और सिनेमा हॉल्स खत्म हो गए, ऑडिटोरियम शॉपिंग मॉल्स में बन गए वगैरह वगैरह। अब दोबारा से शुरू हुआ था ये सिलसिला और इसमें मैं समझती हूँ कि इंडियन फिल्मों का भी बहुत बड़ा हाथ था कि बहुत लोग देखना चाहते हैं ना इंडियन फिल्में। अब बिग स्क्रीन पे देखने की बात ही और होती है, जो घरों में तो लोग देखते ही रहे थे उस ज़माने में भी देखते, बिग स्क्रीन पे देखने की बहुत बड़ी बात होती है। और ये ट्रेडिशन जो हिंदुस्तान में है अभी भी कायम, अब दोबारा शुरू हो गया पाकिस्तान में। और इसी एक वजह थी कि पाकिस्तानी सिनेमा भी शुरू हुआ साथ साथ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी। मगर जब एकदम से ये बंद कर दिया गया और मतलब हुकूमत के तो टेंशन हम लोगों के दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल रहते हैं, कभी बढ़ जाते। वो आपको पता है ये जो आमतौर पर सिनेमा भी रुक जाता है पीक के और पे। लेकिन मैं उस्मान से जरूर कहूँगा एक क्विक सवाल कर लें। उस्मान, आप देख रहे थे कि महेश भट्ट साहब भी एक हद तक जो जिसका इजहार कर रहे थे उसमें बड़ी बेबसी सी थी। हाँ। ये जो कुछ हुआ कि उनके यहाँ हमारे एक्टरों के साथ या फिर जी उस्मान जरा क्विक करें तो फिर मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊं, फिर महेश भट्ट साहब हमारे साथ आएंगे। जी, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि वैसे ही वाकई महेश भट्ट साहब ने बड़ा इसको सही तरीके से डिस्क्राइब किया है कि एक बेबसी का आलम है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था इस तरह, क्योंकि पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम होता रहा। जहाँ तक कि आर्टिस्ट कम्युनिटी का ताल्लुक है, वहाँ वो फिल्म थी या थिएटर था या सिनेमा था, और अब ये वक्त आ रहा था कि हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ पे काम करना शुरू कर रहे थे। तो इस माहौल को इस तरीके से अचानक म्यूटिलेट कर देना, ये मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। लेकिन आई पर्सनली फील कि अगर आज भी लोग जो इसमें कॉन्सेंट्रियसली काम कर रहे हैं और नेक नियति से काम करें तो आई थिंक थिंग्स कैन डेवलप इनटू बेटर फॉर्म। मैं सॉरी उस्मान, मैं एक ब्रेक की तरफ चले आऊं, लेकिन मैं ये भी मालूम करना चाहूंगा महेश भट्ट का जब ब्रेक के बाद आऊँ वजाहत कि क्या आप कह रहे हैं न्यूयॉर्क में आपकी फिल्म गई, बंबई और दिल्ली में क्यों नहीं जा सकती? और एक्टर इन लॉ में तो गालिबन हमारे पुरी साहब ने काम किया है और नसीरुद्दीन शाह साहब भी हमारी कई फिल्मों में काम करते रहे। और आपकी जो खासतौर पर लाहौर और तो पंजाब, खासतौर पे हिंदुस्तान वाले और दिल्ली वाले और खासतौर पे ईस्ट पंजाब वाले तो लाहौर आने के लिए बड़े बेचैन होते हैं। तो आपकी फिल्म तो कराची से लाहौर, अगर अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक चली तो मेरे ख्याल में एक ही दिन में इतना कमा लेंगे जितना आप शायद पाकिस्तान में नहीं कमा सके होंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। महेश भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और उस्मान पीरादा साहब, वजाहत और शीमा हमारे साथ है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जैसे मैंने कहा कि आज मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स में जो दूसरा सियासी ड्रामा होता है तो क्यों ना रियल ड्रामा, रियल फिल्मों वालों को बुलाया जाए। बड़ी शिकायत करते हैं जी हम लोग जेन्युइन लोग हैं, हम वो अदाकारी कर सकते हैं। अगर आप ये वाला भी जो बुला रहे हैं, पीटीआई का बना दें, हमें पीपीपी का बना दें, नून लीग, काफ लीग, जो चाहे बना दें, भाई हमें लाएं तो आप कम से कम इस वक्त में, हमारा भी बड़ा हक है, हम भी तो ड्रामा करें ना। तो हमारे साथ वजाहत जैसे मैंने कहा कि मौजूद है, अभी न्यूयॉर्क से आए, कहते हैं जी बड़ी इनकी जो 2 फिल्में आई देखी गई, शीमा किरमानी हैं, उस्मान पीरादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने महेश भट्ट साहब भी बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। नदीम मांडी वाला साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फिल्मों को
बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में से एक हैं। और नदीम भाई, मेरे आपके जो ताल्लुकात है, कहेंगे लीजिए बराह रास्त सवाल ऐसा कर दिया, उस्मान हमारे कह रहे थे कि हमारा फिल्म हमारी बेबी होती है, पता नहीं कहाँ से पैसे लाते हैं, मेहनत करते हैं, एनर्जी पसीना खून फिल्म वालों को दे देते हैं, सॉरी सिनेमा वालों को दे देते हैं। 3 महीने में मिल जाना चाहिए, 6 माह लग जाते हैं, 8 माह लग जाते हैं, 9 माह लग जाते हैं। आपसे तो नहीं, मेरे ख्याल है कह रहे थे किसी से जाती बर्खास्त नहीं, लेकिन ये बड़ा अलमिया बता रहे थे कि मैं इतनी बरसों से हूँ, सबसे बड़ा मसला तो मेरे लिए ये है, इंडिया और पाकिस्तान फिल्में छोड़ें। जी नदीम मांडीवाला साहब। जी मुजाहिद साहब, उस्मान साहब की बात बिल्कुल बहुत सही भी है। अच्छा। क्योंकि एक चीज़ का हम सारों को एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और दोबारा रीबिल्डिंग पे आई हुई है, और ये रीबिल्डिंग प्रोसेस आपका कुछ 7-8 साल से ही शुरू हुआ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही है और ग्रोथ करने की कोशिश भी हो रही है, और जितने प्लेयर्स, मैक्सिमम प्लेयर्स जो आपके अभी सिनेमा बना रहे हैं या फिल्में बना रहे हैं, वो सारे नए लोग हैं जिनका एवोल्यूशन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने एक पूरा नया स्टार्ट लिया है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, और जिसके अंदर एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम ये भी चल रहा है जो उस्मान साहब ने कहा है। और इसके ऊपर हर थोड़े दिनों के बाद एक बातचीत चल भी रही है और इसको एड्रेस भी किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसको काबू पाया जाए, और सिनेमाओं को भी एक पैटर्न या एक स्टैंडर्ड ऐसा बनाया जाए कि उनके अपने प्रॉब्लम्स भी सामने रखते हुए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी प्रॉब्लम्स आते रखते हुए, प्रोड्यूसर्स के भी प्रॉब्लम्स आते रखते हुए, आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं या रीबिल्डिंग का प्रोसेस चला रहे हैं, इसको बेहतर किया जाए, बजाय कि यह और बिगड़े। इसको किसी ना किसी तरीके से हम बेहतर करें कि जैसे जैसे ये प्रोग्रेस बढ़ती रहे, उसके साथ साथ चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाएं। सिनेमा बनना ही एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। जहां पैसे का मामला आता है कि जी पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी ग्रोथ हो रही है, वो उस ग्रोथ के साथ साथ एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज भी मिल रहा है कि पाकिस्तान में दोबारा फिल्में बनना शुरू हुई। वरना आज से 4-5 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में आप कोई फिल्म बना सकेंगे। जी नदीम भाई, उस्मान आप, महेश साहब भी हैं, वहां पूछूंगा, वहां तो ये मसला नहीं है। नदीम मांडीवाला साहब की एक पहलू है जो जिस पर गुफ्तगू हो रहा था, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। किस हद तक जी उस्मान मुतमईन हुए इनके जवाब से? जी मांडवीवाला साहब सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जिबिटर और प्रोड्यूसर जो हैं, ये इस ट्रेड का एक मेजर जुज़्व है। इनकी कॉम्बिनेशन अगर इकट्ठी और इनका सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे को नहीं होगा तो इंडस्ट्री पनप नहीं सकती। लाइक सिनेमा ओनर को अगर इतना बड़ा अचानक एक धचका लगा कि एक सॉफ्टवेयर जो बॉर्डर से आ रहा था हिंदुस्तान से वो रुक गया, एंड इट मेजर झटका लगा एग्जिबिटर को, उसकी ऑडियंस कम हुई। अब कहने का मकसद यह है कि जो एग्जिबिटर है ही नीड्स सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर जो है वो तैयार है बनाने के लिए, प्रोवाइडेड बिकॉज बेसिकली फिल्म का सारा बेस जो है इट्स ए बिजनेस, और इस बिजनेस को चलाने के लिए जिस तरह नदीम साहब ने भी बड़ी अच्छी राय कही कि अब बैठ के एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं कि जो फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो कि एकदम से पाकिस्तान में जो इसका नया एक पहलू जो सामने आया है, और बहुत सारी फिल्में और हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स और बच्चे जो हैं इस वक्त फिल्में बना रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी हेल्थी साइन। और इस हेल्थी साइन के अंदर जो सिनेमा घर बने हैं वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है। अच्छा अरे आप जो वजाहत में आपसे पूछूं, और मेरे ख्याल में भट्ट साहब अगर वहाँ मौजूद हैं, महेश भट्ट साहब मौजूद हैं, वजाहत क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? न्यूयॉर्क में फिल्म देखी जा सकती है, हमारे अदाकार भी जाने लगे, ये मेरे ख्याल प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। क्या इंडिया में क्यों फिल्म नहीं जाती है? आप महेश भट्ट साहब से पूछें, कोई कहे। भट्ट साहब को तो सब पता है, मैं तो नहीं उनसे पूछ सकता सवाल। बट पिछले साल जब हमने बनाई थी, जब अच्छे खुशगवार थे हालात, तो वहाँ से हमें किसी ने अप्रोच भी किया था, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हो गया था कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन भट्ट साहब लिमिटेड पॉकेट्स में ऑफ मुंबई ऑल्सो एंड कंट्री वाइड, बट वो बड़ा प्रो थे कि हम करेंगे और फिर सैटेलाइट भी लेंगे और सब कुछ होगा, बट वो
बस सेंसिटिव मामला हो जाते हैं ऊपर नीचे, एक दिन न्यूज़ भी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है और फिर सब डर जाते हैं कि अच्छा अभी हम वो बैड बुक्स में नहीं आना चाहते, तो लेट्स सेट ऑन इट फॉर नाउ। फिर 4 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें अभी भी टेंशन है तो देख लें। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब तो लाइफ भी खत्म हो चुकी है फिल्म की। हमने ट्राई नहीं की। आपका डांस वांस तो नजर आता है शीमा, आप तो जाती थी। अच्छा, अरसे से तो वीजे नहीं मिल रहे हैं, ये पूरा साल ऐसे ही गुजर गया। बल्कि मैं यही बात कहना चाह रही थी मुजाहिद साहब को, जी भट्ट साहब प्लीज हमें बुलाएं और हमें मौका मिले कि वहाँ पर भी हम परफॉर्म करें, फिल्मों में भी और स्टेज पे भी। मैं ये कह रही थी कि मैं समझती हूँ कि ये जो एक तरीका बन गया था कि यहाँ से भी एक्टर्स जा रहे थे वहाँ और वहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो ये हालात को, ये जो टेंशन वेंशन की हमेशा बात तो रहेगी भाई, उसको बेहतर करता है। कहाँ से करें, ये कहाँ से करें ना, इनके पास जितना हम लोगों को जितना प्रेशर डाल सकते हैं ना वो डालना चाहिए कि ये चीज चलती रहे इन स्पाइट ऑफ द टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, बिकॉज यही हमको जोड़ के रखेगा, यही हमारे को सही रास्ते। अच्छा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है भट्ट साहब, और आप जानते हैं इसीलिए सबसे पहले वार इसी पे होता है। जी भट्ट साहब, क्योंकि आवाम को जोड़ने में आर्ट कल्चर फिल्म सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यही बात कहना चाह रही थी, यही चीजें जोड़ती हैं हम सबको। देखिए मैं तो एक तो नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसको सस्पेंशन को अपना रिवोक किया और दोबारा हिंदुस्तानी फिल्मों को पाकिस्तान में जो है एग्जीबिशन का एक मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा एक जेस्चर है जिससे यहाँ पर बहुत ही एक पॉजिटिव एक माहौल दोबारा क्रिएट होना शुरू हुआ है। यहाँ के मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने ये जेस्चर दिखाया है तो क्या हिंदुस्तान को रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए। ये सवाल जो है लोगों ने जो पूछना बंद कर दिया था वो सवाल पूछना दोबारा लोगों ने शुरू किया है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कहा है कि हाँ आई थिंक इट शुड बी अ 2-वे प्रोसेस। मगर बात यही है कि हम बार बार जो है विक्टिम्स हो जाते हैं। ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, खास करके मुंबई में, वहां पर एक जो आइडियोलॉजी है, जो एंटाई पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी के ऊपर जो जिनका सर्वाइवल है, वो हर मौसम में हमें आड़े हाथों लेती है, हम आइसोलेट हो जाते हैं और एक टिमिडिटी होती है फिल्म में। जैसे उस्मान भाई ने कहा कि ये बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, कोई आइडियोलॉजी को लेकर करोड़ों रुपए का खेल खेल नहीं सकता। और जब आपका करोड़ों रुपया दांव पे लगा होता है तो तब जाके आप क्यों किसी पॉलिटिकल आदमी पार्टी के लीडर को मिलकर उसके साथ में समझौता करते हैं, ये मजबूरी होती है जो करवाती है। तो ये सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे सेंटर ने तो अब तक कोई ऐसा ऐलान दिया नहीं है कि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ में इंटरेक्शन छोड़ते हैं, और अगर वो कैसा करें भी तो हम उठाएंगे आवाज, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम हमारे पड़ोसी के साथ में हर मौसम में वो सपना देखते रहे कि हम शांति। ये फिल्म के मुकाबले में टीवी प्रोग्राम बड़े गड़बड़ी होते हैं कि इनमें बराबर ब्रेक लेना पड़ता है ना। टीवी में तो ये होता है कि एक ही बार ब्रेक आता है पीक पर पहुंच के फिल्म में इंटरवल, और वो धक से रह जाता है आदमी इंटरवल बैठा था। लेकिन यहाँ हमें कहा जाता है जनाब फिर ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो जो टीवी के लोग हैं उन्हें पता है ये ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक लेना कितना जरूरी होता है। नदीम मांडीवाला साहब, अच्छा है अभी तो कोई ऐसी ब्रेक न्यूज नहीं आ गई कि उसमें कहें छोड़े नहीं क्या गुफ्तगू फिल्म की होती है, चलें उधर चलें। आज इमरान खान ने धरने का फिर ऐलान कर दिया। महेश भट्ट साहब, उस्मान पीरजादा और नदीम साहब, वजाहत और शीमा हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ तो ये मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता है। महेश भट्ट साहब, नदीम मांडीवाला साहब, हमारे उस्मान पीरजादा, फिर शीमा यहाँ मौजूद। अच्छा चलें, हिंदुस्तानी सिनेमा तो रहेगा और माशाल्लाह वो तो परवान चढ़ता रहेगा, वो लोग बहुत सब कुछ, वो हिस्ट्री सब कुछ करें। अब आप अपना सिनेमा बताइए, वो फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तानी सिनेमा का कोई मुस्तकबिल है? हुकूमती सपोर्ट है? सिनेमा माल के अरकान सरपरस्ती करेंगे इन लोगों की, वरना ये क्या करेंगे? क्विक शीमा, तो हम गुफ्तगू को समेटें। वेरी क्विकली मैं ये बात दोबारा से कहना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि सिनेमा हाउसेस बनना शुरू हुए, क्योंकि इतने अरसे आपको पता है इंडियन सिनेमा बंद रहा। जब दोबारा शुरू हुआ है
पीपल स्टार्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा हाउसेस बनना शुरू हुए, लोगों ने वापस सिनेमा, और कौन से लोग, अब ये देखिए कि जो लोग ऑडियंस में भी तब्दीली आई है, हर किस्म के लोग अब बैठे हुए होते हैं। बीच में जब इंडियन फिल्में नहीं आ रही थी और पाकिस्तानी फिल्में भी नहीं बन रही थी, सिर्फ एक तरह की कुछ फिल्में दिखाई जाती थी, तो एक और किस्म का ऑडियंस आ गया था। बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो थे वो सिनेमा हॉल जाना पसंद नहीं कर रहे थे। अब ये एक चीज रिवाइव हुई है, वी मस्ट सपोर्ट। पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, हिंदुस्तानी भी देख रहे हैं, हिंदुस्तानी भी देख रहे हैं, एंड आई सी नो रीजन वाई हिंदुस्तानी ना देखा जाए। मैं समझती हूँ कि दोनों जगहों पे सपोर्ट होनी चाहिए, और पाकिस्तानी इसमें मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा रोल क्या नदीम मांडीवाला साहब का नहीं, कि वो इधर आज के दिन, जब जिस दिन इनकी उस्मान पीरजादा की या रऊफ की फिल्म दिखा दी जाए, आज ही गुल्लक पे से पैसे निकालें और गड्डी थैली में बेच कर इनके भेज दें, लो भाई रोज के रोज पैसे लेते रहो। जी नदीम मांडीवाला साहब, नदीम भाई से पूछे मेरी फिल्म उतार तो नहीं कह रहे मेरी तो उतारी नहीं। जी नदीम भाई, हाँ भाई पूछ लो ना। जी नदीम भाई, मैं पूछ रहा था ऑन एयर आपसे कि अब इंडियन फिल्म आ गई है तो मेरी उतार तो नहीं देंगे आप फिल्म? जी नदीम भाई, रिकॉर्ड बताएं सबको। I think this healthy competition तो also. बजाज साहब ऑलरेडी पूछ भी चुके हैं और उनको जवाब भी मिल चुका है। क्या कह रही है आप? उसके लिए मुझे दोबारा जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब रिकॉर्ड हो जाएगा। जी नदीम साहब, तो वो जो उस्मान ने जहां ये ऑन रिकॉर्ड है मुजाहिद साहब के एज फार एज पाकिस्तानी फिल्म, देखिए बातें अपनी जगह, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो ये प्रोसेस के अंदर हमने किए हैं। जब ये ईद के ऊपर जब पिक्चरें लगी थी, 3 पिक्चरें पाकिस्तानी, तो उसके साथ ही 2-3 दिन पहले एक और पिक्चर लगी थी बार बार देखो के नाम से, और वो इंडिया से आई हुई थी, वो इम्पोर्टेड थी वहाँ से। और जब ये तीनों फिल्में लगी तो बार बार देखो के कोई 10 से 12 शो डेली चल रहे थे, जो एक शो पे हम ले आए थे, क्योंकि ये तीनों फिल्में रिलीज़ हुई थी। कहने का मतलब ये है कि हमने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बात बड़ी वाजे की हुई है कि इंडिया के पास इंडिया की मार्केट है। वो ऑलरेडी जब पाकिस्तान फिल्म भेजते हैं तो दैट्स अ बोनस मार्केट फॉर देम। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर के पास अभी और कोई मार्केट नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, और अगर पाकिस्तानी सिनेमा भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर यहाँ पर कभी फल नहीं सकता। सो वी हैव डन इट नॉट वन टाइम बट रिपीटेडली, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कभी नाराज हो जाते हैं, बट वो उनकी नाराजगी अपनी जगह है। लेकिन इस बात को हर आदमी को समझना ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तानी फिल्म दोबारा बनवानी है आपने, और अगर अपने प्रोड्यूसर को दोबारा खड़ा करवाना है, तो इन सिनेमाओं को भी वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी कि जी आप दूसरी फिल्मों को हटा के उन फिल्मों को जगह दें। हाँ, लेकिन इसके साथ एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि सिनेमा रिमेन्स अ कमर्शियल बिजनेस। अगर एक पाकिस्तानी फिल्म आती है और उसमें पब्लिक नहीं आ रही तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर फिल्म चल रही है और अच्छी जा रही है तो फिर हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जी 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 उस्मान भाई, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी उस्मान पीरजादा था, फिर मैं भट्ट साहब ने नदीम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि यानी कि हमें जो है फिल्म पाकिस्तान में, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आपने पूछा कि क्या स्कोप है पाकिस्तानी फिल्म का पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि एक ह्यूज हमंगस मार्केट है। सिर्फ हमारे पास जो अपनी सॉफ्टवेयर दिखाने की जगह नहीं है। अभी सिनेमा जो है वो सिर्फ एक टिपिकल एलिटिस्ट सिनेमा अभी अवाम तक नहीं पहुँचा है, उन लोगों तक नहीं पहुंचा जो वो 500 और 1000 रुपए का टिकट या 1500 रुपए नहीं कर सकते पर पर्सन टू कम एंड सी सिनेमा जब उन तक चला जाएगा तो वी विल हैव अ ह्यूज पावरफुल ऑडियंस इन दिस कंट्री। और इस पे काम हो रहा है इस वक्त। देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग फॉर अ न्यू सीन कमिंग आउट फॉर द पीपल हु, जो कि आपका आवाम है, जो कि कम पैसे में जिनको हम फिल्म दिखाना चाहते हैं। सो जब तक आपका सिनेमा उनको रीच आउट नहीं करेगा, यू विल नॉट बी एबल टू
create that material market for yourself. वजह एक मैं सवाल कंक्लूडिंग भट्ट साहब से पूछूं। ऐड करना चाहती हूँ उस्मान की बात पे कि ये बात बिल्कुल सही, मैं भी ये समझती हूँ कि जब तक आवाम तक हमारा सिनेमा नहीं, अभी ये जो बन गए हैं जिन न्यू प्लेक्सेस एंड सिनीप्लेक्स, जैसे एज ही सेड 600+ का टिकट है, इवन पीपल लाइक अस, अगर हम 4 लोग जा रहे हैं तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉच। क्यों, मतलब इतने महंगे क्यों हो सिनेमा हॉल्स, दुनिया में कहीं नहीं। मुझे नहीं पता, मैं तो पर्ची ले लेता हूँ ना नन्ही मंडी वाले। आप ले लेते होंगे, हमको तो नहीं मिलती है ना। अरे महेश भाई साहब, ये जो क्विक मैं आपसे पूछूंगा, हमने 65 की वॉर भी देखी, फिर 71 भी देखा, कारगिल भी देखा, बड़ी बड़ी जंगें देखी, और फिर मोहब्बत और दोस्तियां भी देखी, कैसे भंगड़े डालते हुए और गले मिलते हुए। तो हम ये समझें कि जो मौजूदा खिंचाव और खासतौर पर जो पाकिस्तानी फिल्म और एक्टर उसका शिकार बने में, इसको हम वक्ती ही समझें, और हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में, यानी महीनों में नहीं, पाकिस्तानी एक्टर और कोई ऐसी सूरत भी बने कि पाकिस्तानी सिनेमा भले वहां के हाई कमिश्नर के अंदर ही दिखा दिया जाए, आप लोग देखने जाएं। महेश भट्ट साहब, लगता है ये घड़ी भी कल ही जाएगी, मगर जो इम्पोर्टेंट बात नदीम भाई कह रहे थे, एग्जीबिशन सेक्टर की हेल्थ बहुत जरूरी है आपकी इंडिजिनस इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तानी सिनेमा का होना चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी। आप हिंदुस्तानी फिल्म्स लाइए, उसके कंटेंट से आप एग्जीबिशन सेक्टर को बढ़ाइए, मगर जैसे नदीम भाई ने कहा, वो स्पेस जरूर दें पाकिस्तानी फिल्मों को अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने का, क्योंकि किसी भी कौम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ सफिशिएंसी। आपको वो सपना देखना चाहिए कि वो दिन आएगा, जरूर आएगा। हमने वहां पर वो अपना फिल्म देखी है जो हुमायूं सईद की, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। इट इज पॉसिबल कि अ डे कम्स व्हेन यू आर कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, और जब मुल्क अपने कंटेंट की बेसिस पे अपने सिनेमा हॉल्स को चला सकता है एंड मेक्स इट अ lucrative बिजनेस, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी एजेंसी आउटसाइड। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। वो सपना देखना चाहिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जी, एंड आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू इट इफ यू कैन वर्क ऑन दैट। सो वी शुड मोटिवेट आवर गवर्नमेंट एंड आवर स्टेट टू सपोर्ट सिनेमा इंडस्ट्री, जो कि हिंदुस्तान ने भी किया था। इस पे कहूँगा, हम न्यू एज सिनेमा बहुत नया है, अभी 2-3 साल हुए हैं हमें जो कर रहे हैं, तो कुछ टाइम लगेगा कि हम 40-50-100 फिल्में बना सकें। अभी 16 तक आ गए, 15-16 भर देना, नदीम मांडी वाला साहब को दे देना, इनके पड़े ही रहना, फिर दिखाने में किसी से एक्सपेक्ट ना करें कोई फंड या ये वो या गवर्नमेंट, बिकॉज पहले भी तो नहीं किया। तो सब कुछ खुद ही किया है, इंडिपेंडेंटली हमने किया, हमसे पहले हमारे सीनियर ने किया है, तो हम खुद ही करेंगे। टीवी से हम थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो हम फिल्म लगा देते हैं जी। तो उस्मान, आखिरी बात, आप पुरुमीद हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपने तो 4 दहाइयां देखी हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा भी रहेगा और हिंदुस्तानी सिनेमा भी रहेगा, साथ साथ ये चलेंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री और आर्ट और कल्चर और लोग जी। उस्मान, आखिरी कंक्लूडिंग वर्ड। जी, I think government has been quite helpful towards cinema this time. मैं आजकल पंजाब में वाइस चेयरमैन भी हूँ सेंसर बोर्ड का, एंड आई नो कि किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम और हेल्प, और अभी भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं और चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हो सकें प्रोड्यूसर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने जो एक्साइज के अंदर छूट दी हुई है, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। नहीं, ये कह रहे हैं सिनेमा वालों को दिए, प्रोड्यूसरों को नहीं दिए। अपने वजह ये कह रहे हैं उस्मान, हमें टैक्स ब्रेक दिए। देखिए, मजलूम प्रोड्यूसर, मैंने पहले कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मजलूम प्रोड्यूसर आपसे बात कर रहा हूं, सिनेमा, और ये मजलूम एक्टर्स जिनको मौका नहीं मिल रहा। जनाब, मैं तो ये कहूंगा कि मैं महेश भट्ट साहब का खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ, और अपने हम उस्मान पीरादा भी अपनी वॉक करते हुए फौरन पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूँ। मांडी वाला साहब कितने, उनसे तो कोई वक्त मिलता नहीं है, लोगों को कहते हैं बड़ी मुश्किल होता है, इन सब का तो मैं खासतौर पर शुक्रिया अदा करूंगा वजह और आपका। और मैं भी आप लोग कहूँगा कि जहाँ पाकिस्तान में सियासी ड्रामा शुरू हो ना, वजह फौरन फिल्म का नाम धरना शुरू करके और सिनेमा में दिखाना शुरू कर दो, वहाँ की जगह लोग इधर ही शुरू हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कहा कि आज एक ऐसे वक्त में कि जब लोग चाहते हैं कि खाली यही करंट अफेयर्स है, इसमें समझना चाहिए कि बहरहाल अभी भी हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, खासतौर पर पाकिस्तान में कहूँगा, उनके लिए सबसे सस्ती आसान तफरी
सिनेमा ही है जिस पर पाबंदी ले आती है। हमें याद है कि हम बाकायदा 10-8 लोग जो है वो जाते थे। जब टिकट विकेट का मामला ज़रा 500-600 ज़रा कम हो जाना चाहिए, 4 लोगों के लिए 1 टिकट फ्री होना चाहिए, कुछ इस तरह का स्कीम चलना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तानी सिनेमा है, सिनेमा दरअसल रिप्रेजेंट होता है, सफ़ीर होता है किसी मुल्क का। आर्ट, कल्चर, क्लासिकल डांस, लिटरेचर, पेंटिंग, और बदकिस्मती से वतन अजीम में बड़े बड़े पनामा लीक से पता चला करोड़ों अरबों खरबों रुपया है। भाई इनके वजाहत वगैरह के सीमों वगैरह के हवाले करो खामोशी से। तुम लोग ये मैं नहीं कहूँगा खुदा ना करे इस तरह सफ़ेद से ना करें, लेकिन कोई कौम अगर अपने आर्ट को और कल्चर को और सिनेमा को और अगर वो ज़िंदा नहीं रखेगी तो कौमें पनप नहीं सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। दौलत की बुनियाद पर, इमारत की बुनियाद पर, हवेलियों की बुनियाद पर, शॉपिंग मॉलों की बुनियाद पर, या हुक्मरान